एक दिन शेखर मधु के घर आया तो वह घर में अकेली थी और आईने के सामने बैठी श्रृंगार कर रही थी। उसकी साड़ी का आंचल गोद में गिरा हुआ था। मधु की कसी देह आईने में नुमायां हो रही थी। शेखर चुपचाप पीछे खड़ा हो गया। जैसे ही मधु ने आईने में शेखर को देखा तो उसने चौंकते हुए अपना आंचल ठीक करने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी शेखर उसका हाथ थामते हुए बोला, मधु भाभी, ऊपर वाले ने खूबसूरती देखने के लिए बनाई है, तुम इसे ढक क्यों रही हो? वैसे वश चले तो अपने सामने तुमको कभी आंचल डालने न दूं। इस खूबसूरती को पर्दे में बंद मत करो। मधु उत्तर प्रदेश की पीलीभीत जिले के गांव मदोया के रहने वाले तेजराम की बीवी थी। शेखर भी इसी गांव का रहने वाला था। वह तेजराम का दोस्त था, इसलिए उसका तेजराम के यहाँ आना जाना था। मधु गांव के रिश्ते में शेखर की भाभी लगती थी। शेखर मधु को चाहता था, इसलिए वह तेजराम की गैर मौजूदगी में उसके यहाँ चक्कर लगाता रहता था। उस दिन भी जब वह उसके घर गया तो वह घर में अकेली थी। उसे श्रृंगार करते देखकर शेखर ने उससे शरारत की तो वह बोली, पागल कहीं के, तुमको तो हमेशा शरारत ही सूझती है। शेखर, एक बात बताऊं, जब भी तुम मुझे छूने की कोशिश करते हो तो मुझे डर लगता है कि कहीं मुस्कान के पापा ना देख लें और तुम्हारी चोरी पकड़ी जाए। मधु मुस्कुराई। अरे भाभी, इस बात को लेकर तुम चिंता क्यों करती हो? मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मेरी शरारत से तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं होती। बुरा तो नहीं मानती मेरी छेड़छाड़ का? बिल्कुल नहीं। पर एक बात बताओ कि तुम्हारी इन बातों का मतलब क्या है? कहीं तुम मुझ पर डोरे डालने की कोशिश तो नहीं कर रहे? मधु ने शेखर की मन की था लेनी चाहिए। भाभी, जब तुम जान ही गई हो तो दिल की बात तुम्हें बता ही दूं। सच यह है कि भाभी, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। जिस रोज मैं तुम्हें देख नहीं लेता अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, तभी तो किसी न किसी बहाने से यहाँ चला आता हूँ। तुम्हारी चाहत कहीं मुझे पागल ना। शेखर की बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि मधु बोली, पागल तो तुम हो ही चुके हो। तुमने कभी मेरी आंखों में झांक कर देखा है कि उनमें तुम्हारे लिए कितनी चाहत है? दिल की भाषा को आंखों से पढ़ पाने में तुम अभी अनाड़ी ही हो। सच कहा तुमने, मैं अनाड़ी ही निकला, लेकिन आज यह अनाड़ी खिलाड़ी बनना चाहता है। कहते हुए शेखर ने मधु के चेहरे को अपने हाथों से भर लिया। पल भर बाद मधु उसकी बाहों में कैद थी। आंखें बंद कर उसने अपना सिर शेखर के सीने पर टिका दिया। शेखर का दिल तेज गति से धड़कने लगा। वह मधु को बाहों में उठाकर बेड पर ले गया। फिर दोनों ने अपनी हसरतें पूरी कर ली। शराब पी पीकर खोखले हो चुके पति तेजराम के शरीर में अब वह बात नहीं रह गई थी जो मधु की देह की आग को बुझा पाती। इसलिए उसके कदम शेखर की तरफ बढ़ गए थे। आज कदम जब मंजिल तक पहुंचे तो उसकी चाहत पूरी हो गई। उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र में एक गांव है मदोया। प्रसादी लाल इसी गांव में सब परिवार रहते थे। उनके पास खेती की 10 बीघा जमीन थी। उस पर खेती करके वह अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनके परिवार में पत्नी पार्वती के अलावा 3 बेटे बुद्धसेन, तेजपाल व चेतराम और 2 बेटियां मीना और सीमा थीं। दोनों बेटियों के हाथ पीले करने के बाद उन्होंने बुद्धसेन का विवाह मधु से कर दिया था। विवाह के कुछ समय बाद बुद्धसेन की जहर खाने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पति की मौत के बाद मधु का विवाह देवर तेजराम से रीति रिवाज से कर दिया था। तेजराम से विवाह के बाद मधु 2 बेटियों और 1 बेटे की मां बनी। इसी बीच तेजराम के माता पिता का देहांत हो गया। पिता की जो 10 बीघा जमीन थी वह दोनों भाइयों में तेजराम और चेतराम के बीच आधी आधी बट गई। तेजराम के हिस्से में 5 बीघा जमीन आई थी। उसी पर खेती करके वह अपने परिवार का खर्च चलाता था। उसे शराब की बुरी लत लग गई थी। रोज शाम को वह शराब लेकर बैठ जाता और घंटों पीता रहता। शेखर भी मदोया गांव में रहता था। आपराधिक प्रवृत्ति का शेखर 40 साल की उम्र में भी अविवाहित था। वह तंत्र मंत्र व झाड़ फूंक के नाम पर भी लोगों को ठगने का काम करता था। शेखर और तेजराम में दोस्ती थी। इसी दोस्ती के चलते शेखर का तेजराम के घर आना जाना शुरू हो गया। शेखर की नजर तेजराम की पत्नी मधु पर गई तो पहली नजर में ही वह उसके दिल में उतर गई। तेजराम के घर पर वह तेजराम से बात जरूर करता था, लेकिन उसकी निगाहें बार बार मधु पर ही जाकर रुकती थी।
मधु को भी शेखर अच्छा लगता था। शेखर की भूखी नजरों की चुभन उसकी देह को सुकून पहुंचाती थी। तेजराम और शेखर में दोस्ती कराने में सबसे बड़ा हाथ शराब का था। रोज शाम को दोनों बैठकर साथ साथ शराब पीते और खाना खाते। शेखर जानबूझकर खुद कम पीता और तेजराम को ज्यादा पिला देता। तेजराम के बेसुध होने पर वह मधु से जी भरकर बातें करता और उसकी खूबसूरती की खूब तारीफ करता। धीरे धीरे मधु को भी उसकी बातों में रस आने लगा और उसकी बातें, उसका साथ उसे भाने लगा। इस दौरान मौका मिलने पर शेखर मधु के जिस्म को भी छू लेता था। शेखर की मंशा मधु से छिपी नहीं रह सकी। शेखर की चाहत भरी आंखों और मजबूत कदकाठी देखकर मधु का भी दिल डोल गया था। इसका कारण यह था कि शेखर मधु से संजीदगी और इज्जत के साथ बातचीत करता था, जबकि तेजराम उसके साथ बेहूदगी से पेश आता था। साथ ही शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करता था। मधु दिल के तराजू में तेजराम और शेखर को कई बार तोल चुकी थी। उसे हर बार तेजराम के मुकाबले शेखर का ही पलड़ा भारी नजर आता था। शेखर तो पहले से ही मधु का आसक्त था। वह उसके सौंदर्य को अपनी बाहों में समेटने की चाहत रखता था। बस देर थी तो अपनी चाहत का इजहार करने की। कहते हैं कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है। आखिर एक दिन शेखर को मधु के सामने अपने दिल की बात कहने का मौका मिल ही गया और उसके बाद दोनों के बीच वह रिश्ता बन गया जो दुनिया की नज़र में अनैतिक कहलाता है। जब तन से तन का रिश्ता कायम हुआ तो फिर दोनों उसे बार बार दोहराने लगे। तेजराम जैसे ही खेतों पर जाने के लिए निकलता तो मधु शेखर को फोन कर देती। शेखर तुरंत उसके पास आ धमकता और फिर दोनों अपनी हसरतें पूरी करते। यह राज आखिर कब तक राज बना रहता। आखिर दोनों की रंगरलियों की पोल खुल गई। एक दिन तेजराम मधु से यह कहकर घर से निकला कि वह काम से शहर जा रहा है और रात तक लौटेगा। तेजराम के निकलते ही मधु ने शेखर को फोन करके बता दिया कि आज मौका अच्छा है, इसलिए वह तुरंत आ जाए। शेखर भी बिना ज्यादा देर किए मधु के घर पहुंच गया। आते ही उसने मधु के गले में अपनी बाहों का हार डाल दिया। अरे यह क्या कर रहे हो, थोड़ा सब्र तो करो, मधु कसमसाते हुए बोली। कुआं जब सामने हो तो प्यासे को सब्र थोड़े ही होता है। तुम्हारी इन्हीं बातों ने मुझे दीवाना बना रखा है। ना दिन को चैन मिलता है और ना रातों को। पता है, जब मैं तेजराम के साथ होती हूँ तो केवल तुम्हारा ही चेहरा मेरे सामने होता है। मधु ने इतना कहकर शेखर के गालों को चूम लिया। शेखर से भी नहीं रहा गया। वह मधु को बाहों में उठाकर पलंग पर ले गया। फिर दोनों के बीच काम क्रीड़ा शुरू हो गई। इसी बीच दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो दोनों के दिमाग में वासना का ज्वार उतर गया। मधु ने किसी तरह अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को ठीक किया और दरवाजा खोलने भागी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने तेजराम को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? हकलाते हुए मधु ने पूछा। क्यों, क्या मुझे अपने घर में आने के लिए भी किसी से इजाजत लेनी होगी? आप दरवाजे पर ही खड़ी रहोगी या मुझे अंदर भी आने दोगी? तेजराम बोला। मधु को एक तरफ धकेलता हुआ तेजराम अंदर घुसा तो सामने शेखर को देखकर उसका माथा थनका। अरे तुम कब आए? तेजराम ने पूछा तो शेखर से था, लेकिन वह घूर रहा था मधु को। मधु का व्यवहार उसे कुछ अजीब सा लगा। वह खुद को असहज महसूस कर रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, माथे की बिंदी गले पर चिपकी हुई थी। शेखर भी परेशान सा दिख रहा था। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद शेखर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद तेजराम ने मधु से सीधा सवाल दागा। शेखर यहाँ क्या करने आया था? मुझे क्या पता, तुमसे ही मिलने आया होगा, हकलाते हुए मधु बोली। लेकिन मुझसे तो उसने कोई बात नहीं की। अब मैं क्या जानूं? यह तो तुम्हें ही पता होगा, मधु ने कहा तो तेजराम गुस्से का घूंट पीकर रह गया। दरअसल सब कुछ समझते हुए भी वह उस समय कुछ नहीं बोला। तेजराम को एक बार मधु और शेखर के संबंधों के बारे में शक पैदा हुआ तो वह फिर बढ़ता ही गया। तेजराम ने सख्ती का रुख अख्तियार कर लिया। वह घुमा फिराकर पहले मधु से शेखर के आने जाने के बारे में पूछता। मधु तेजराम की बातों का उल्टा सीधा जवाब देती तो वह उसकी पिटाई कर देता। इसी बीच तेजराम बीमार पड़ गया। ऐसा बीमार पड़ा कि चारपाई से लग गया।
कुछ दिन में ही आंत फटने से उसकी मौत हो गई। पति की मौत के बाद तो मधु आज़ाद हो गई। तेजराम की 5 बीघा जमीन भी मधु को मिल गई। बाकी 5 बीघा जमीन देवर चेतराम के नाम थी। मधु की नज़र उस जमीन पर भी थी। उसने चेतराम से खुद के साथ विवाह करने की बात कही तो चेतराम ने उसे बड़े तीखे स्वर में जवाब दिया कि वह उसके 2 भाइयों को तो खा चुकी, क्या अब उसे भी खाना चाहती है। चेतराम के इस जवाब पर मधु कुछ नहीं बोली। इसके बाद 3 दिसंबर 2019 को पीलीभीत के तियोरिया कला थाना क्षेत्र में जदोपुर रंभोजा गांव के लोगों ने सड़क किनारे एक अज्ञात युवक की लाश पड़ी देखी। लाश के पास कुछ दूरी पर बाइक भी पड़ी थी। गांव के किसी व्यक्ति ने इसकी सूचना तियोरिया कला थाना को दे दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी शहरोज अनवर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। मृतक की उम्र लगभग 30-32 साल रही होगी। उसके गले में कंटीला तार कसा हुआ था। उसकी आंखें भी फटी हुई थी। हत्यारे ने बड़ी बेदर्दी से हत्या को अंजाम दिया था। मृतक के कपड़ों की तलाशी ली गई तो उसकी जेब से एक मोबाइल फोन मिला। उस मोबाइल में एक नंबर भाभी के नाम से सेव था। थाना प्रभारी शहरोज अनवर ने उस नंबर पर फोन किया तो दूसरी ओर से किसी महिला ने उठाया। पूछने पर उसने अपना नाम मधु और गांव का नाम मधोया बताया। डायल किए गए नंबर के बारे में पूछने पर उसने वह नंबर अपने देवर चेतराम का बताया। थाना प्रभारी ने चेतराम की लाश मिलने की बात उसे बता दी। कुछ ही देर में मधु मौके पर पहुंच गई। उसने लाश की शिनाख्त अपने देवर चेतराम के रूप में की और लाश के पास मिली बाइक को चेतराम की बताया। थाना प्रभारी अनवर ने बाइक को कब्जे में लेकर लाश पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दी। इसके बाद पुलिस ने मधु की तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना प्रभारी शहरोज अनवर ने गांव वालों से पूछताछ की तो उन्होंने चेतराम की हत्या में सीधे शेखर का नाम लिया। उन्होंने बताया कि शेखर और मधु के बीच अवैध संबंध है। इसके बाद थाना प्रभारी ने मधु के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकलवाई। घटना की रात मधु के नंबर पर एक नंबर से फोन आया था। वह नंबर शेखर का था। इसका मतलब यह था कि घटना में शेखर के साथ मधु भी शामिल थी। 6 दिसंबर 2019 को सुबह 6:30 बजे मकरंदापुर तिराहे पर किसी महिला के दवा मांगने पर शेखर उसे दवा देने आया था। मुखबिर से सूचना मिलने पर थाना प्रभारी शहरोज अनवर ने अपनी टीम के साथ वहां पहुंचकर शेखर को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मधु को भी गिरफ्तार कर लिया गया। थाने लाकर जब दोनों से पूछताछ की गई तो दोनों ने पूरी कहानी बयां कर दी। मधु पति तेजराम के ना होने से आज़ाद हो गई थी। शेखर बेरोक टोक उसके घर आता जाता और उसके पास घंटों पड़ा रहता। यह बात पूरा गांव जानता था। चेतराम को भी इस बारे में पता चल गया था। उसने नज़र रखी तो बात सच निकली। यह बात चेतराम को बहुत अखरी। भाभी को गांव भर में सरेआम इज्जत उछालना चेतराम से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका मधु से रोज विवाद होने लगा। इसी बीच चेतराम ने अपनी 1 बीघा जमीन बेच दी। इस पर मधु चेतराम से खूब लड़ी। मधु ने अपने संबंधों के बीच चेतराम को आते देखा तो वह उससे छुटकारा पाने का रास्ता सोचने लगी। वैसे भी उसके हटने से उसे दोहरा लाभ होने वाला था। एक तो वह उसके हटने के बाद शेखर के साथ आराम से जिंदगी बिता सकती थी। दूसरा, चेतराम की शेष 4 बीघा जमीन भी उसे मिल जाती। उसे यह भी डर था कि कहीं अपनी बाकी जमीन भी चेतराम ना बेच दे। उसने शेखर को पूरी बात बताई कि चेतराम के मरने से उन दोनों को किस तरह फायदा होगा। शेखर वैसे भी अपराधी किस्म का था। अपने 2 साथियों पराग यादव और धर्मवीर के साथ गोरखपुर के रामदास यादव की हत्या करके गांव भाग आया था। इसलिए जब मधु ने चेतराम को ठिकाने लगाने की बात कही तो वह उसकी बात मानने को तैयार हो गया। 2 दिसंबर की रात शेखर चेतराम को शराब पिलाने के बहाने ले गया। चेतराम अपनी बाइक से उसके साथ गया। शराब खरीद कर वे दोनों घर से लगभग 7 किलोमीटर दूर जादोपुर और रंभोजा गांव के बीच सड़क किनारे बैठकर शराब पीने लगे। शेखर ने चेतराम को अधिक शराब पिलाई। चेतराम के नशे में धुत होने पर शेखर ने कटीले तार से उसका गला कस दिया। इसके बाद उसने गुस्से में चेतराम की आंखें भी फोड़ दी। चेतराम को मौत के घाट उतारने के बाद उसने मधु को फोन करके चेतराम की हत्या कर देने की सूचना दे दी और वहां से फरार हो गया। लेकिन दोनों गुनाह करके बच न सके और कानून की गिरफ्त में आ गए। आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद
दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।